बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है इंथॉल्पी। चैप्टर नंबर 7 का ये टॉपिक नंबर 7.4 है, जिसमें हम इंथॉल्पी को डिस्कस करेंगे और इंथॉल्पी ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है पेपर में। तो डियर स्टूडेंट्स, एंथैल्पी की बेटे हम दो तरह से इसको समझ सकते हैं। जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें या तो हीट इवॉल्व होती है या हीट अब्जॉर्ब होती है। दोनों सूरतों में हीट इवॉल्व हो या हीट अब्जॉर्ब हो, उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। The amount of heat evolved or absorbed during a chemical reaction is called heat of reaction. अगर वो रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा हो, अगर वो कोई भी केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा हो, तो उस हीट ऑफ रिएक्शन के लिए हम स्पेसिफिक टर्म यूज कर लेते हैं, दैट इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एक तो हम इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज बेटे जिससे हम इसको डिफाइन करेंगे, बुक में भी ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि इंथैल्पी क्या है, इट इज द सम ऑफ इट, या यू कैन से द इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ pressure and volume plus product of pressure and volume is called enthalpy। बेटा enthalpy को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन it is equal to internal energy plus the product of pressure and volume। अब हम कहते हैं कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है और इसको जॉल्स में मेजर किया जाता है। ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी सिस्टम की जो वो एंथैल्पी एग्जैक्ट मालूम कर सकें, क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है। इसलिए हम चेंज इन एंथैल्पी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टेट फंक्शन है और जो भी हमारे पास स्टेट फंक्शन होता है, हमें उसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशंस जो होती हैं उनसे हमें कंसर्न होता है। तो अगर हम इसमें चेंज लेंगे, एनी चेंज इन एंथैल्पी कैन बी रिटन एज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV। मैथमेटिक्स में बेटे जब हम दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों और उनका हमने डिफरेंशियल लेना हो, यानी उनका डेल्टा लेना हो, तो बेटे उसका तरीका ये है कि डेल्टा E ये आ जाएगा प्लस ए को कांस्टेंट रखें, दूसरे में चेंज नोट लिख लें, और फिर दूसरे को कांस्टेंट रखें और पहले में चेंज रख लें। ठीक है बेटा। उसके बाद चूंकि हमने इंथैल्पी में शुरू में ही कहा था कि जब हम इंथैल्पी को डिस्कस कर रहे होते हैं तब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है, सो हम लिखेंगे डेल्टा P जो है वो तो ज़ीरो हो गया, यानी कि चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन प्रेशर तो ज़ीरो हो गया। जब चेंज इन प्रेशर ज़ीरो होगा तो ये वाला सारा फैक्टर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। उसके बाद अब हम कहते हैं कि अगर हम लिक्विड्स और सॉलिड्स की बात कर रहे होते हैं
तो लिक्विड्स और सॉलिड्स में तो वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आती, तो उस सूरत में ये वाला फैक्टर भी ज़ीरो हो जाएगा और डेल्टा एच नियरली इक्वल टू डेल्टा ई होगा फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस, फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स डेल्टा V इक्वल टू ज़ीरो, सो डेल्टा H नियरली इक्वल टू डेल्टा E ही होगा। लेकिन अगर हम गैसेस को डिस्कस कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? अच्छा, उसमें ये होता है कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, हीट गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क डन। अच्छा जी, इसको अब हमें पता है कि हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस, और जो W होगा उसकी जगह पे हम P डेल्टा V लिख लेते हैं, जिसका मतलब होगा कि वो जो वर्क होता है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको देखा था कि हमारे पास ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। अब ये जो डेल्टा ई की वैल्यू है, इसको अगर हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास बेटे ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई क्यू माइनस पी डेल्टा वी इक्वल पी डेल्टा वी, ये तो आ गई ना ई की वैल्यू, डेल्टा ई की वैल्यू हमने पुट कर ली, और ये प्लस पी डेल्टा वी, ये प्लस का पी डेल्टा वी माइनस के पी डेल्टा वी से बेटे कैंसिल हो जाता है, और डेल्टा एच विल बी इक्वल टू क्यू पी। पी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हीट जो हम सिस्टम को जो वो इवॉल्व हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है वो एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। तो बेटा पेपर में जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हमने कहा था, उसमें डेल्टा ई हमने पढ़ा था इक्वल टू क्यू वी। तो ये दो चीज़ें जो हैं बेटा, ये दो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं ये आती हैं हमारे पास, तो इन दोनों का प्रूफ बी पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है कि प्रूफ दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी एंड डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी। ये बेटे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बी पेपर में आ जाता है। इसके बाद हम साथ में बेटे अगला जो इसका टॉपिक है 7.4.1 है, उसकी तरफ चलते हैं। 7.4.1 क्या है कि उसमें बेटे हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी हम इसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी का बेटे मतलब होता है कि जिसके लिए हम कंडीशंस जो हैं वो स्पेसिफाइड कर दें कि इस कंडीशंस में, मसलन स्टैंडर्ड एंथैल्पी, पहली जो इक्वेशन उसने, पहला जो डेफिनेशन उसने दी है, ये बड़े शॉर्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में, लॉन्ग भी आ सकता है, 3 या 4 डेफिनेशंस वो मिलाकर लॉन्ग भी दे सकता है, लेकिन मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आता है। दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या है जी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी को बेटा हम डेल्टा एच नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो क्या कहता है, डेल्टा एच नॉट इज द एंथैल्पी चेंज which occurs when the certain number of moles of reactants as indicated by the balanced chemical equation reacts together completely to give products under standard conditions। यानी reactants आपस में react करें और products बना दें। मसलन हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन है, इसके 2 मोल हैं
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इसके लिए जो हमारे पास हीट इवॉल्व होगी -285.8 किलो जूल पर मोल जो है वो हीट इसमें इवॉल्व होगी। तो ये जो बेटे हीट इवॉल्व हुई है इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड का वर्ड क्यों यूज़ किया? स्टैंडर्ड का वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो सारा जो रिएक्शन हमने किया है ये हमने एट 25 डिग्री से किया है, यानी हमने कंडीशन खुद बताई है, और एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया है। तो इन कंडीशंस पे जो हीट इवॉल्व होगी उससे हम बेटे क्या नाम देंगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का नाम देंगे। इसके बाद अगली डेफिनेशन आती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी कि कोई चीज़, कोई भी कंपाउंड जो है वो अपने एलिमेंट से मिलकर बनेगा, कोई भी कंपाउंड जो अपने एलिमेंट से मिलकर बनेगा तो वो जो हीट इवॉल्व करेगा, वो जब हीट इवॉल्व करेगा उसमें कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसा कि हम कहते हैं कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का हाफ मोल हम ले लेंगे तो ये बेटे रिएक्ट करेगा और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन में जो हमारे पास डेल्टा H होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F से, डेल्टा H F यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, और इसके ऊपर ये अगर हम थोड़ा सा डिग्री का निशान लगा देंगे तो इसका मतलब होगा कि स्टैंडर्ड है, और दैट विल बी इक्वल टू -692 किलो जूल पर मोल। यानी कि इसकी हम अगर डेफिनेशन करना चाहें तो हम इसे ऐसे करेंगे, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज इवॉल्व और अब्जॉर्ब when 1 mole of a compound is formed from its elements। जब 1 मोल किसी कंपाउंड का अपने एलिमेंट से मिलकर बनता है तो उस वक्त जो हीट इवॉल्व और अब्जॉर्ब होती है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसी तरह से स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो कार्बन डाइऑक्साइड की है वो है -393.7 किलो जूल पर मोल, बुक में आपके बेटे एग्जाम्पल दी हुई है। उसके बाद बेटे हमारे पास डेफिनेशन आती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बेटे एटमाइजेशन का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट से तोड़कर, या उसकी जब इसमें बहुत सारे आयंस जुड़े होते हैं या बहुत सारे एटम्स इसके जुड़े हुए होते हैं, उनमें से हमने एक सिंगल एटम को अलग करना, उसे कहते हैं एटमाइजेशन। जैसा कि सपोज दैट हम कहते हैं कि हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है H2 फॉर्म में, तो हमने इसको तोड़कर इसको इसकी एटॉमिक स्टेट में लेके आना है। तो ये वाली हाइड्रोजन होती है गैसियस फॉर्म में होती है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर स्टेट में होती है, उसको हमने एटॉमिक स्टेट में लेके आना है। तो इसके लिए हमें एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड होगी क्योंकि हमने बॉन्ड को तोड़ना है। तो जब तोड़ेंगे तो उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट विच इज अब्जॉर्ब, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज अब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम्स is formed, 1 mole of a gaseous atom is formed from its जो वो gaseous atom is formed from the elements under standard condition, कि वो अपने एलिमेंट से एक एटम को हम जब सेपरेट करेंगे उसके लिए जो हमें हीट रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी कॉल्ड
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच ए टी से, एटमाइजेशन ए टी। और इसके ऊपर हम जब ये छोटा सा डिग्री का साइन लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। उसके बाद हमारे पास आती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन होती है कि जब हम एक एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कि जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाते हैं तो एसिड हमें H पॉजिटिव आइंस प्रोवाइड करता है, जबकि बेस हमें OH नेगेटिव आइंस प्रोवाइड करता है। दोनों मिलकर एक मोल जो है वो वाटर का बना देते हैं। तो वेन एवर अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, then 1 mole of water is formed due to the elimination of 1 mole of hydrogen ions from acid and 1 mole of OH negative ions from base, and these ions combine together to form 1 mole of water. And for that purpose the heat which is evolved during this reaction is called enthalpy of neutralization। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो गई ना, एसिड और बेस ने, एसिड ने H पॉजिटिव दिया, बेस ने OH नेगेटिव आयन दिया, दोनों ने मिलकर हमें वाटर दे दिया। तो इसके लिए जो हमें न्यूट्रलाइजेशन हीट इवॉल्व होगी दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। याद रखिएगा इसके लिए कि एमसीक्यू भी आता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलता है तो उस वक्त -57.4 किलो जूल पर मोल जो है वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है एक स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ये एमसीक्यू भी आता है पेपर में, ठीक है बेटा जी। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की अगर हम बात करें तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन में हम करते हैं कि जब एक मोल किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या किसी भी कंपाउंड का जब रिएक्ट करता है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न होता है, तो उस बर्निंग में जो हीट इवॉल्व होती है उसे हम कहते हैं डेल्टा हीट, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, यानी डेल्टा एच सी, और ये होगी -1368 किलो जूल पर मोल। दिस इज द हीट विच इज इवॉल्व when a compound is undergo combustion process in the presence of excess oxygen। तो उस वक्त जो हमारे पास हीट इवॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड डेल्टा, यानी कि जिसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का नाम उसको हम देंगे। इसी तरह से एक लास्ट है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें यह है कि जब हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब हो, कब? जब हम किसी भी चीज़ का एक मोल एक्सेस जो है वो एक्सेस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करें और उसको इन्फिनिटी डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएं। इन्फिनिटी डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब होता है कि हम जितनी मर्जी बाद में उसमें सॉल्वेंट ऐड कर लें, फिर उसकी हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब में कोई फ़र्क ना पड़े, उसको बेटे हम कहते हैं इन्फिनिटी डाइल्यूट सोल्यूशन। तो इसके लिए हम कहेंगे कि वो वाली हीट जो इवॉल्व या अब्जॉर्ब होती है जब एक मोल किसी भी सब्सटेंस का हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, इतने सॉल्वेंट में ऐड कर दें कि वो इन्फिनिटी डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाए, यानी कि जिसमें मज़ीद अगर हम सॉल्वेंट ऐड करें तो उसकी हीट ना इवॉल्व हो ना अब्जॉर्ब हो, कोई फ़र्क ना पड़े, तो ऐसे सोल्यूशन को इन्फिनिटी डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। तो तब जो हीट इवॉल्व होगी या अब्जॉर्ब होगी दैट इज़ कॉल्ड हीट ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। ये इवॉल्व भी हो सकती है, अब्जॉर्ब भी हो सकती है। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर। आज बेटे हमने तकरीबन 2 टॉपिक पढ़े हैं, जिसमें हमने एक एंथैल्पी पढ़ा और फिर हमने पढ़ा उसके साथ उसका सब टॉपिक था कुछ डेफिनेशन थी जिनमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये बेटे हमारे सब टॉपिक थे जो कि कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, दैट इज़ हेसेस लॉ। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस होगा और वो है हेसेस लॉ।
थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफिज़।